हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि इस टाइम पे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि मैं इस वक्त 3 ही मेन मैनुअल्स पे फोकस कर रही हूँ और मेरा मोटिव इस वक्त यही है कि मैं इनको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही किसी और मैनुआ को पकड़ूँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले मैं उन्हें ही कंप्लीट करूँ। और आज जो मैं मैनुआ लेकर आई हूँ वो है द ट्रेस ऑफ द मून। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि किस तरीके से क्रीम के फादर आखिरकार बच बचाकर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो सिहाद से मिलने जाते हैं। और वहां पर जाकर वो बताते हैं कि किस तरीके से हथियारों की स्मगलिंग हो रही है। और वो वहां पर ये भी बताते हैं कि हमारे जो क्रोमवाल के दूत थे वो बचकर आ चुके हैं उनके साथ ही। और ये बात सुनकर हमारे करीम भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या कहा आपने, इसका मतलब जो मेन दूत थे वो जिंदा हैं। और तभी हम दाऊद कहते हैं हाँ कि वो जिंदा हैं। मैं जब आ रहा था यहाँ पर तो रास्ते में कुछ अनपछाते लोगों ने मुझ पे हमला किया था और मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। उन लोगों से बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि क्रोमवाल के दूध ही थे। वो लोग मुझे बचाकर यहाँ तक लेकर आए हैं और अब वो यहाँ पर एक सराय में ठहर रहे हैं। और ये बात सुन के सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, आपको हमें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं काफी शर्मिंदा था, असल में मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। और उनके जो मेन मास्टर थे, यंग मास्टर, उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा कि आप शायद चल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने गार्ड से कहा कि वो मुझे यहाँ तक उठा कर लेकर आए। ये सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था क्योंकि उनके गार्ड ने एक बार भी उस बात के लिए इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इस बात पर हाँ की और उन्होंने मुझे अपने कंधे पर उठाया। और इसी तरीके से ये सारा सफ़र मेरा तय हुआ है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए ये बताते हुए मुझे थोड़ी सी झिझक हो रही थी। और ये सारी बातें सुनकर हमारे सेहात भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी वो कौन सी सराय में है। तो हमारे दाऊद बताते हैं कि वो मेरे नाम से पास वाली सराय पर ही ठहरे हैं, मैं उसे पेशियान ले आया था, बस महल के अंदर आना बाकी है। और तभी हमारे सेहात करीम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जाओ तुम उन्हें सही सलामत यहाँ तक लेकर आओ। और करीम कहता है कि ठीक है महाराज, जैसे आप कहें। और फिर वो नासिर की तरफ देखते हैं और नासिर से कहते हैं कि नासिर तुम जाओ दारा को देखो, आखिर कौन से हथियारों की स्मगलिंग हुई है, हमें सारे हथियारों के बारे में पता होना चाहिए। और ये बात सुन के हमारा नासिर कहता है ठीक है महाराज। और फिर वो सिहाद की ओर देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि ईरा की धोखा देने वाली बात जब सामने आएगी तो कहीं ना कहीं सिहाद की दिल में बहुत ज़्यादा हलचल होएगी और वो शायद सत्ता के कामों को अच्छे से संभाल ना पाए। मगर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, वो देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और हर एक चीज़ को बहुत ही संभल कर और सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं। हर एक काम में उनका ध्यान बटा हुआ है। मगर क्या सच में इन्हें अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ? और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जाते वक्त उन यादों को याद कर रही थी कि कैसे वो खाली कमरे में खड़ी थी और यही सोच रही थी कि ये कमरा कितना खाली लग रहा है, शायद उस शख्स के बिना जिसका ये असली कमरा है वो यहाँ पर नहीं होता तो ऐसे लगता है कि इस कमरे के अंदर जान ही नहीं है। वो वही खिड़की पर जहाँ पर वो अक्सर बैठा करती थी हाथ फेरते हुए सोचने लगती है कि यहाँ से मेरी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, हर एक पल मेरा हर एक जगह से जुड़ा हुआ है यहाँ की दीवारों के साथ। मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा था कि ना जाने मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा, कैसे सब पेश आएंगे। मगर धीरे धीरे यहाँ पर तो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे उस शख्स की आदत सी हो गई। कब मैं उसके पास आराम से सोने लगी कितनी सुकून से कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने इन सब चीज़ों को अपना बना लिया और कहीं ना कहीं खुद के वजूद को भूल गई इन सब चीज़ों में। सच में वो बहुत ज़्यादा निराश थी। वो सामने खड़ी जाकिया को देख रही थी कि शायद अब यही अंत है, यहीं से मेरी वापसी है क्रोमवाल की ओर और यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर वो कौन और मैं कौन। और इधर जाकी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि ईरा अब हमें चलना चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं।
उसका हाथ आगे अपनी तरफ आता हुआ देख हीरा की तो जैसे जान निकल जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि क्या ये सही है, मेरा इस तरीके से जाना? मुझे बस इस हाथ को पकड़ना ही है। ये हाथ पकड़ना मेरे लिए सही है, इससे मैं बच सकूंगी। वर्मन की चालों से, और मुझे अपनी आइडेंटिटी भी तो नहीं बतानी पड़ेगी ना। बस मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाना है और इस हाथ को पकड़ना है। उसके बाद से सब कुछ बदल जाएगा। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। और ये सोचकर जैसे उसका मन बैठ रहा था, उसकी धड़कन धीमी होनी शुरू हो चुकी थी। और इधर जाके उसे देखकर कहती है कि माय लेडी, क्या हुआ? आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, चलने का वक्त हो चुका है। ये बात सुन के उसके कदम जैसे जम से गए थे और वो अपनी यादों में खोकर सोचने लगी कि आखिरी बार मैंने उसे जाते हुए देखा था। अगर अब मैं उसे याद करूंगी तो क्या हमेशा वही उसकी पीठ ही नहीं याद आएगी मुझे? क्या उस चेहरे को, उसके वजूद को मैं अब कभी भी देख नहीं पाऊंगी, कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं सच में ये चाहती हूँ? पहली बार जब मैं उस शख्स से मिली थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे ऐसे था शायद मेरी जान तक चली जाएगी। मगर जब मैं यहाँ पर आई तब मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी उसे जानने की, उसे पहचानने की कि कौन है, कैसा है वो शख्स। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसे ना देखती तो बेचैनी रहती मन में, जैसे कि मुझे अब हो रही है। और एक वक्त तो ऐसा था कि जब मुझे उससे प्यार ही हो गया था और उसका वो एहसास जो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, शायद अब कभी दूर नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक ही शख्स है, मेरा पहला प्यार। मुझे पहली बार प्यार हुआ और वो उसी शख्स से। पर क्या मैं अपने प्यार को कभी भूल पाऊंगी? क्या सच में ये हमारा अंत है? और तभी जाकिया हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि अशीना, क्या हुआ तुम्हें? चलो, चलने का वक्त हो चुका है, क्या सोच रही हो तुम? और वो एकदम से अपने मन को समझाने लगी और फिर जाकिया से कहती है कि जाकिया, मुझे माफ़ करना। और अपने मन में सोचने लगती है कि जो कुछ भी हो, मगर मैं हमारा अंत ऐसा तो नहीं चाहती थी और शायद मैं ऐसे ये अंत होने भी नहीं दूंगी। और फिर वो जाकिया को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम अपना सफ़र अकेले तय कर सकती हो। ये बात वो बहुत ही हौसले के साथ कहती है और इतनी हिम्मत के साथ कि जाकिया के दिल तक ये बात पहुंच जाती है। और जाकिया ये बात सुन के एकदम से सुन्न सी हो जाती है। और तभी हमारी हीरोइन उसे हाथ को पकड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, एहन मौके पर तुम्हें मना करने के लिए, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो बिना पलटे देखे वहाँ से दौड़ने लगती है, मानो उसे डर था कि कहीं उसे कोई रोक ना ले। वो इतनी तेज़ी से वहाँ से निकलती है कि जाकिया वही खड़ी उसे चाहता हुआ देख रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। और तभी उसका गार्ड कहता है, आप चाहें तो मैं उसका पीछा करूं और उसे पकड़ कर लेकर आऊं। और तभी जाकिया कहती है, नहीं, रहने दो, जाने दो उसे। वैसे भी वक्त बहुत हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे हमने तय किया था हम वैसे ही यहाँ से निकलेंगे। और वो बग्गी के अंदर आकर बैठ जाती है और फिर सोचने लगती है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सच कहूँ तो बचपन में ही मैंने सिहाद को बोल दिया था कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उसकी साथ रानी की जगह लेना चाहती हूँ, और उसने मुझे मना कर दिया। मगर फिर भी मैंने बहुत बार कोशिश की और एक उम्र के बाद तो मुझे समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। वो इंसान किसी भी लड़की को करीब नहीं आने देगा। इसलिए मैं थोड़ी तसल्लीदार भी थी। पर ये लड़की अचानक से न जाने कहाँ से आई
और हवाओं का जैसे रुख ही बदल गया। ये कहना कि मैं उससे नफरत नहीं करती खुद को धोखा देने वाली बात होगी, क्योंकि नफरत और जेलस तो मैं करती हूँ उससे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूँ और उसे अपने साथ जाने के लिए मजबूर करूँ। वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती है और यही सही है। फिर वो बग्गी वाले को कहती है कि चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। हर बग्गी वाला वहाँ से उस घोड़ा गाड़ी को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है और जाकिया अपनी उलझी हुई यादों के साथ यही सोच रही होती है कि सच कहूँ तो आशीना, तुम मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बहादुर हो। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन दौड़ते हुए अपने कमरे की ओर जा रही थी और वो मन ही मन यही सोच रही होती है कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा ना, शायद किसी को पता भी ना चला हो कि मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। अगर मैं वक्त पे वहाँ पर पहुँच गई तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं जाकर कपड़े बदलकर ऐसे ही बिस्तर पे लेट जाऊंगी, किसी को महसूस नहीं होगा, यही सही रहेगा। फिर उसे एकदम से याद आती है चीफ हेड और वर्मन की, और फिर वो सोचने लगती है कि क्या कर रही है तू आशीना, यहाँ पर आकर तुझे फिर उनके हाथों की कठपुतली बनना होगा। और फिर सोचने लगती है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका बुरा नहीं होने दूंगी। अगर उसका कुछ भला नहीं कर सकती तो कम से कम उसके साथ तो खड़ी रहूंगी ना मुसीबत में। और आकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है, मानो उसे तसल्ली थी कि वो वहां पर सही सलामत पहुंच गई। पर एकदम से सांसों से भरी हुई वो इतनी तेज भाग कर आई और वो इधर उधर देखकर हैरान थी कि उस कमरे में कोई भी नहीं था, ना करीम, ना कोई गार्ड, ना ही कोई मेड, खाली कमरा। वो अपने हाथों से पर्दे को दूसरी तरफ करती है, सामने देखने लगती है कि क्या सच में किसी को अब मेरी कोई फिक्र नहीं। और जब वो सामने देखती है तो मानो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो, क्योंकि सामने कोई और नहीं, वही शख्स खड़ा था जिसके लिए वो वापस आई थी। पर उसके सामने अब बहुत सारे सवाल थे कि अब वो इसका सामना कैसे करेगी, कैसे बताएगी उसे कि वो कहाँ गई थी इस वक्त और यहाँ पर क्या हुआ। पर वो उसे देखकर अपने आप को खुश होने से नहीं रोक पाती। तो हमारा से हाथ अपने कामकाज से थक हार कर जब कमरे में आता है तो उसे महसूस होता है कि ये कितना खाली सा है। ऐसे लग रहा है जैसे हवाओं का रुख सा बदल गया हो, कुछ भी मेरे हाथ में और मेरे बस में नहीं लग रहा। मुझे न जाने क्यों अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही है। इस रेत को जितना पकड़ना चाहूँ वो मेरे हाथों से फिसलती हुई जा रही है। और उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि आशीना उसे छोड़कर जा चुकी है। वो उसके बिस्तर पर खड़ा खामोश होकर उस बिस्तर को घूर रहा था जिस पे वो अच्छे से जानता था कि सिवाय पिल्लों के और कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह फिर वही हादसा उसके जहन में जैसे एक बहुत बड़ा झटका सा लगा हो। उसका हाथ पैर और पूरा का पूरा जिस्म एकदम से फ्रोजन हो चुका था। उसका मन कर रहा था कि उसी वक्त वो उसे जाए पकड़े और उसे कैद कर ले और इस तरीके से कैद करे कि वो दोबारा भाग ना पाए। मगर फिर उसने सोचा कि इससे होगा भी क्या, मुझे उसे जाने देना चाहिए। मैं उसे कैद नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। वो एक हवा है और उसे कैद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं चाहकर भी उसे अपने पास नहीं रख सकता उसकी मर्जी के बिना। और ये सब सोच के उसका दिल और बैठा जा रहा था। एक ख्याल ने उसकी जैसे सुनसान जिंदगी और बेजान कर दी। वो एकदम से सोचने लगा कि उसके बिना ये जिंदगी कैसी होगी। क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी अब ऐसे ही बितानी होगी, अकेले, मायूस होकर? क्या कोई भी मेरे साथ नहीं होगा? और ये खेल शायद तब तक चलेगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो
एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। मेरी आंखों के सामने ये सारा मंजर होगा जब मैं सत्ता को तहस नहस होते हुए देखूंगा। मैं वहां पे अकेला होऊंगा बस। पहले मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी यही है, राजा की तरह बैठना और अपनी प्रजा का ध्यान रखना, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं उससे मिला। वो मेरी जिंदगी में जैसे एक बहार सी बन के आई। मुझे ऐसे लगा कि मेरी बेजान जिंदगी में एक फूल खिल गया है और मेरी जिंदगी अब बहुत खुशी से भर चुकी है। उसका वो एहसास, उसके वो करीब आना, वो सब मुझे जिंदा होने का एहसास दिला रहा था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें जिंदगी भर कैद करके रखूंगा तब तक जब तक तुम सच नहीं बता देती। मगर शायद मैं गलत था। मैंने तुमने कभी कैद नहीं किया, असल में तो मैं खुद कैदी था तुम्हारा। और आज ये सब कुछ सोचते हुए मेरी जान निकल रही है। क्या मुझे तुम्हें वापस लेकर आ जाना चाहिए? हाँ, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अभी तो तुम यहां से नहीं निकली होगी ना, पीसीएन के आसपास ही कहीं होंगी। मुझे अभी जाना चाहिए। अभी जाकर तुम्हारा पीछा करूंगा तो। और एकदम से दरवाजा खुलने की आवाज आई और ये आवाज सुन के मानो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई हो और वो वहीं पे खड़ा एकदम सुन्न हो गया कि क्या मैंने किसी की दस्तक सुनी या नहीं। और पास में ही हसीना के कदम अंदर की ओर आने लगे और उसकी धड़कनें और ज्यादा तेज हो रही थी, क्योंकि ये कोई सपना नहीं था। ये कोई सपना नहीं था। जिस लड़की के चले जाने से उसकी जान जा रही थी, कुछ ही पल पहले आज वो लड़की अभी इस वक्त उसके सामने खड़ी थी और जिसे देखकर न चाहते हुए भी उसका मन पिघल सा गया। और शीना उसे देख के समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे वो किस तरीके से और क्या समझाए। और तभी राकुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि मुझे तो लगा तुम चली गई यहाँ से। और वो बहुत ही नरम लहजे से उससे ये बात कर रहा था, मानो उसके लिए इतना ही काफी हो कि वो यहाँ पर है। और तभी आशीना कहती है कि हाँ, चली गई थी मैं, मगर मैं जा नहीं पाई। और ये बात सुन के राकुन को समझ में नहीं आया। उसने कहा क्यों? और आशीना अपना सर झुकाकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। सामने खड़े राकुन को देखकर वो सिर्फ एक ही अल्फाज कह पाई, मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों जा नहीं पाई यहां से? क्या तुम मुझे बताओगे? तभी राकुन ने अपने कदम हसीना की तरफ धीरे धीरे बढ़ाए। शायद वो सुनना चाहता था उसकी पूरी बात को उसके करीब आकर। और फिर हसीना ने कहा, मुझे क्या हो गया है? क्या तुम बता सकते हो? मैं यहां से जाना चाहती थी मगर मैं जा नहीं पाई। क्या तुम बता सकते हो मुझे क्या हुआ है? एक एक आंसू जैसे राकुन पर भारी पड़ गए थे। उसके जो धीरे चल रहे कदम थे अब वो दौड़ना शुरू कर देते हैं और वो भागकर आशीना के पास आता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे कहता है कि रो मत, बस तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आशीना मानो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे थे और राकुन के लिए तो उसके दिल में बस एक ही बात आ रही थी कि मेरे लिए इतना बहुत है कि तुम मेरे लिए वापस आ गई हो और इस वक्त तुम मेरे पास हो। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं पूछना। और आज तो हसीना भी अपना एक कदम आगे बढ़ाती है और राकुन को बहुत जोर से पकड़कर सीने लगाती है। इस चीज को देखकर राकुन को एहसास होता है कि उसके अंदर की जो फीलिंग थी
वो सिर्फ उसकी नहीं थी, हसीना भी वही महसूस कर रही है। अभी कुछ ही पल पहले जिस चीज को वो बहुत ही अपनी औकात से भी दूर समझ रहा था, वो आज इस वक्त उसकी बाहों में थी। ये देखकर उसे एक सुकून सा मिलता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और तभी आशीना कहती है, मगर मुझे तुम्हें बताना है अपना सच। और ये बोलकर वो राकुन को पीछे करती है और कहती है कि वो वक्त आ चुका है जब मैं तुम्हें अपनी असलियत बताऊं कि मैं कौन हूं। और ये सुनकर राकुन एकदम से चुप हो जाता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम कौन हो, क्या हो। मेरे दिल के जज्बात नहीं बदलेंगे, अगर तुम चाहो तो ना भी बताओ। और तभी वो कहती है कि नहीं, अब ये मुझे बताना ही होगा। उसके हाथ कांप रहे थे और वो राकुन के हाथ को पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम वादा करते हो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। और राकुन कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ, ये राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कौन हो। और ये बात सुन के उसे तसल्ली हुई और फिर वो राकुन को देखकर कहती है कि मेरा नाम आशीना लाइसी द वेल्डन है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं नॉर्थ की हूँ। नॉर्थ के राजा की इकलौती बेटी क्रॉमवाल की राजकुमारी हूँ मैं। और ये बात किसी बड़े रात से कम नहीं थी राकुन के लिए। वो रात का सन्नाटा अब काफी शांत हो चुका था और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करीम आता है दूतों के पास और वो आकर उनसे मिलकर कहता है कि माफ़ कीजिएगा, हमें यहाँ आने में वक्त लगा, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी। और ये बात सुन के यान को ज़्यादा खुश नहीं होता और वो कहता है कि क्या सच में आपको थोड़ी देर लगी? हाँ, क्या आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या झेला है? और ये बात सुन के करीम को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो लोग इन दूतों का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाए। और उसने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, पर ज़्यादा देर इसलिए लग गई कि बस आप सबको सुख शांति से वापस महल ले जाया जाए। और तभी वो कहते हैं कि बाकी दूत कहाँ हैं? और वो कहता है कि बाकी दूत भी बहुत जल्द आ रहे हैं। ये सुन के उसका गार्ड कहता है क्या बात है, वो लोग बच गए? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। और तभी अन कहता है कि हम लोग अब महल में कब एंटर करने वाले हैं। और फिर करीम बताता है कि 2 दिन लगेंगे, इतना वक्त आपको हमें देना होगा। और ये बात सुन के वो कहता है 2 दिन कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? चलो फिर भी इंतज़ार करते हैं। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत रात के बाद एक सवेरा होता है जब हमारी आशीना अपनी पूरी नींद भरी आंखों को खोलती है और इधर उधर देखने लगती है कि वो कहाँ पर है। और तभी वो देखती है कि उसके बिस्तर पर अब इस वक्त बेही मौजूद नहीं है और वो सोचने लगती है कि ये क्या चला गया इतनी जल्दी। और वो इधर उधर देखती है कि कोई मेड नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, क्या हुआ यहाँ पे अब कोई भी क्यों नहीं है और मैं अकेली यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और वो जब उठने की कोशिश करती है तो उसे लगता है जैसे उसके हाथों पे कुछ होता है। वो कहती है कि ये क्या, ये कोई चीज मुझे महसूस हो रही है, क्या सच में? हद होती है। और इसके साथ ही ये सीन सही पे समाप्त होता है और हम अगले सीन में चलते हैं जहाँ पर नासिर आता है सिहाद के पास और उससे आकर बात करता है कि अगर आप चाहे तो मैं कुछ दूतों को भेजूं क्रॉमवाल की ओर और नॉर्थ की ओर पता करने के लिए कि आशीना की मेन आइडेंटिटी क्या है। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद इस सब चीज़ों में कर सकता हूँ। हाँ, तभी सिहाद ये सारी बातें सुनकर कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि वो अब नासिर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो अब ये सब क्यों नहीं जानना चाहता। मगर नासिर फिर उसे देखकर कहता है कि मगर फिर भी आप क्या जानना नहीं चाहेंगे उसकी असलियत?
और तभी राकुन बैठा बैठा सोचता है कि अभी वो कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि नासिर हमारे राकुन को बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो छानबीन कर सकता है हमारी ईरा के बारे में नॉर्थ जाकर बंदों को भेजकर। और तभी हमारे राकुन ये सोच रहे होते हैं कि अब जब तक वो उसके साथ है और जब तक वो खुल के उससे कोई खुद बात नहीं करना चाहती, अब वो कुछ नहीं जानना चाहता, क्योंकि यही काफ़ी है कि वो उसके साथ है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगले दिन जब हमारी रानी हमारी ईरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में कुछ तो बहुत हैवी है। वो एकदम से डर जाती है कि आखिर ये चीज़ क्या है जी, इतना हैवी सा मुझे मेरे हाथ में क्या लग रहा है। और जब वो उसे गौर से देखती है तो वो एक ब्रेसलेट होता है, जिसे देखकर उसकी आंखें एकदम से चौंधा जाती है, क्योंकि वो हीरो से भी ज्यादा कीमती लग रहा होता है। ये टाइटेनियम का बना हुआ होता है। उसे यकीन नहीं आता कि इतना खूबसूरत और इतनी प्यारी कारागिरी की हुई है इस पे। क्या ये मामूली ब्रेसलेट है? अरे ये तो हीरो जेवरात से भी ज्यादा कीमती लग रहा है। इसकी रोशनी तो ऐसे लग रही है मानो बिल्कुल चांद के जैसी हो, और इसकी चमक एक अलग सी है, जैसे एक हवा के झोंके के जैसी हो। वो इस चीज को देखकर सच में अपनी आंखें ही पलक तक नहीं झपका रही होती। वो सोच रही होती है ये कितना खूबसूरत है, मेरा तो इधर उधर कहीं मन भी नहीं भटक रहा। तभी एकदम से उसके दरवाजे पर नॉक होती है और वो एकदम से देखने लगती है कि इस वक्त कौन आया है, और वो कहती है कि अंदर आ जाओ, कौन है, क्योंकि वो बेचारी इस वक्त ब्रेसलेट के अंदर जो बहुत ज्यादा खोई हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि नूर आकर खड़ी होती है। जी हाँ, ये वही मेड है जो सबसे पहले हमारी ईरा को सर्व करती थी, पर बाद में इसे कैदी कर लिया गया था क्योंकि वो भागने की जो कोशिश कर रही थी। नूर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है हमारी आशीना को देखकर और कहती है कि आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा, आप कैसी हैं ईरा? और हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे आकर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि सच में मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? और तभी हमारी नूर कहती है कि मुझे सुनने में आया कि आपने मुझे छुड़वाया है और मैं यहाँ पर आ गई। और ये सुनकर वो सुकून लेती है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी वजह से तुम्हें कैदी बना लिया गया, मुझे ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए था। और फिर वो कहती है कि फिक्र मत कीजिए, आज से मैं आपको सर्व करूंगी क्योंकि जाकिया यहाँ से जा चुकी है। और वो चाय लेकर आती है। और तभी हमारी अशीना कहती है कि माफ़ करना, मगर तुम अभी अभी आई हो, क्या मैं तुम्हें कुछ काम बोल सकती हो? और तभी नूर कहती है कि जी हाँ बोलिए, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, आप जो बोलेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि बस मुझे थोड़ा सा ही काम है, अगर तुम वो कर दोगी तो सही रहेगा, मैं वैसे ज़्यादा तंग नहीं करना चाहती थी। और तभी नूर कहती है कि अब झिझकिए मत और बेशक आराम से मुझे बता दीजिए आप क्या चाहती हैं। और इधर दूसरी तरफ हम चलते हैं कि हमारे दूत आकर राकुन से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और निजाम तो इधर उधर काफी देख रहा होता है कि ये काफी शानो शौकत से भरा हुआ है। और तभी नासिर करीम पे गुस्सा होने लगता है कि अरे इनके गार्ड नहीं आए, तुम इन्हें ऐसे कैसे लेकर आ सकते हो, तुम्हें पता है ये कितना खतरा था? और तभी करीम कहता है कि मगर उन्होंने कहा कि एक ही गार्ड काफी है और जो उनके साथ है, बाकी गार्ड्स की जरूरत नहीं है। मैंने तो इन्हें रोकने की कोशिश की थी मगर वो तो आगे आगे चल रहे होते हैं। और तभी नासिर कहता है कि अरे रुको तो सही। और नासिर कहता है सच में तुमसे एक काम नहीं होता, तुम्हें इन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, अगर कुछ हो जाता तो हम पे इल्जाम लगता, तुम्हें भी अक्ल नहीं है करीम। और बेचारा करीम कुछ नहीं कह पाता। और आगे चलते हैं हम अपने सिहात के दरबार में, जहाँ पर वो बैठा हुआ होता है और नासिर जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्रॉमवाल से आए हुए दूध आपसे मिलना चाहते हैं। और तभी दूध की एंट्री होती है और जो कि आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम है यान अस्थितिया, ये है क्रॉमवाल से, वहाँ के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का सारा जिम्मा इन्हीं के अंदर होता है।
और फिर वो कहते हैं कि वहाँ के एम्पीरियर ने उन्हें भेजा था आपसे मिलने के लिए और उन्होंने बहुत ही कीमती कुछ चीज़ें भी भेजी थी, मगर क्या कर सकते हैं, रास्ते में कुछ ऐसी अनचाही चीज़ें हुई और ऐसी भगदड़ मची कि वो सारी चीज़ें खो गई और इतने बड़े इंसान से वो खाली हाथ मिलने आए हैं, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। और तभी राकुन कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सही सलामत यहाँ पर पहुँच गए, इतना ही काफ़ी है, सफ़र काफ़ी लंबा रहा होगा ना आप लोगों का। और तभी इधर नासिर उन्हें देखकर यही सोचता है कि ये वहाँ के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को संभालते हैं, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा मजबूत कंधा इन्हीं का है। अगर ये यहाँ पर होते तो हम इन्हें हेड चीफ या वजीर भी बुला सकते थे, अगर ये यहाँ पर वजीर है तो इसका मतलब कि इनका ओहदा काफ़ी बड़ा होगा। हाँ सही है, ऐसे बड़े बंदे को यहाँ पे भेजना। और तभी राकुन कहते हैं कि आप थक गए होंगे, आप जाकर आराम कीजिए, आपकी शान में हम एक बहुत बड़ी दावत रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दावत अच्छी लगेगी, आप उसमें ज़रूर आइएगा। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी निजान तो आराम से लेटा हुआ होता है और कहता है कि सच में अब समझ में आता है लोग यहाँ से क्यों डरते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा और शानो शौकत से भरा हुआ है, मगर यहाँ के लोग काफ़ी कट्टर हैं। और तभी ईमान कहता है कि तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है, यहाँ के राजा के बारे में, राकुन के बारे में। और फिर निजान सोचने लगता है और कहता है कि सच कहूँ तो उसका ऑरा कुछ अजीब सा है, मतलब उसके अंदर कुछ अजीब सी ताकतें नज़र आ रही थी मुझे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उसके बारे में, मगर एक चीज़ तो मुझे महसूस हो रही थी मानो कि वो इंसान ही नहीं है, उसके अंदर कुछ और ही पावर थी, कुछ और ही, जैसे वो इंसान से बढ़ के कुछ है। और ये बात सुन के ईमान कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम ये क्या बोल रहे हो, तो क्या वो इंसान नहीं है? और फिर वो कहता है मैंने ये नहीं कहा कि वो इंसान नहीं है या कोई भगवान है, पर मैं ये कह रहा हूँ उसके अंदर मुझे कुछ ताकतें नजर आई, जैसे पानी की। हाँ, एक पानी, बहुत तेज लहरों वाला पानी नजर आया, पर सिर्फ पानी नहीं, उसकी उस ताकतों में मुझे माटी की सुगंध और हवा भी नजर आ रही थी। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिर कोई इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, यहाँ का एक शख्स इतना पावरफुल। और ये सारी बातें सुन के ईमान कहता है तुम्हें वहम भी तो हो सकता है, क्या पता ये सिर्फ एक जादू हो, एक जादूगर जैसे जादू करते हैं। और ये बात सुन के निजान कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मगर ये कोई आम जादू नहीं था और इसे हम जादू बोल भी नहीं सकते, ये तो रूहानी ताकतें हैं। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। कुछ देर के बाद देखते हैं कि ईरा बाहर टहलने के लिए निकली हुई होती है और दासियां उसके इर्द गिर्द मंडरा रही होती है और हमारी हीरोइन घूमते हुए यही सोच रही होती है कि आज उसने दिन में नूर के साथ क्या बातें की और नूर भी उसका कहा मान गई, जहाँ पे हमने पॉज किया था। और तभी हमारी हीरोइन नूर से यही कहती है बैक फ्लैश में जाकर कि असल में वो जानना चाहती है कि यहाँ पर राज्य में कौन सी बातें चल रही है, क्या वो उसे बता सकती है। ये बातें सुन के नूर कहती है वो सब तो ठीक है, मैं बता सकती हूँ, मगर आप ये सारी बातें क्यों जानना चाहती हैं, मैं समझ नहीं पाई। और ये बात सुन के वो एकदम से घबरा जाती है कि अब मैं इसे क्या कहूँ। और फिर हमारी आशीना तो बातें बनाने में तेज है ना, और वो कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, फिलहाल यहाँ पे मैं ही ईरा हूँ और मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मगर कल को अगर कोई और एक दो लड़कियां आ गई तो फिर अगर मैं किसी काम की ना रही तो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी सत्ता के बारे में पता हो ताकि मैं राकुन का कुछ हाथ बटा सकूं और वो मुझसे कभी दूर ना जाए। और ये सारी बातें सुन के नूर तो बेचारी रोने लग जाती है और कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपकी आंखें और कान मैं बनूंगी और वहाँ की हर एक खबर आपके पास लेकर आऊंगी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। ये सारी बातें सोचकर हमारी हीरोइन बैक फ्लैश से वापस आती है और आगे बढ़ने लगती है और यही सोचने लगती है कि अब मैंने अगर यहाँ पे रुकने का फैसला कर ही लिया है
तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है हर एक बात पे नजर रखनी होगी, ताकि अब कोई मेरा फायदा ना उठा सके। मैं कुछ और नहीं कर सकती, मगर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना राकुन का साथ देने के लिए। जाकिया यहाँ से अचानक चले गई, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके पिता तो यही चाहते थे ना, वो यहाँ की रानी बने। तो फिर इस तरीके से वो अपनी बेटी को कैसे वापस बुला सकते हैं? इसका मतलब कि षड्यंत्र और तेज हो चुका है और वजीर बहुत बड़ा सोच रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनदेखी और अनकही हैं, मगर कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या, मुझे खुद पता करना होगा। अब मैं किसी भी चीज से पीछे नहीं हट सकती, मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो क्या मैं राकुन का साथ तो दे सकती हूँ ना, और इसके लिए मैं पूरी जान लगाऊंगी। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि उसके सामने एक शख्स आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाती है कि ये अचानक यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो कोई और नहीं होता है वर्मन, जो कि एकदम से चौंक जाता है और हमारी हीरोइन को देखकर कहता है कि सच में तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, काफी जिद्दी हो तुम। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से चली जाओगी, मगर तुम यहीं पर हो। आखिर तुम यहाँ से नहीं गई ना? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से दंग रह जाती है कि इसे पता था कि मैं जाने वाली हूँ। क्या सच में? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारी आशीना घूम रही होती है और यही सोच रही होती है कि अब उसे यहाँ पर अच्छे से अपना सर्कल बना लेना चाहिए, क्योंकि अब वो रुकने का इरादा कर चुकी है। मगर उसके सामने एक मुसीबत आ जाती है, यानी कि वर्मन उसके सामने से चलकर आ रहा होता है, जिसे देखकर वो एकदम से शॉक रह जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो भी आशीना को देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालने लगता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि सच में मैंने तुम्हारे जैसी लड़की कभी नहीं देखी। मुझे लगा था कि तुम यहाँ से चली जाओगी, मगर तुम यहीं पर हो। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसकी ये बात सुन के आशीना एकदम से हैरान हो जाती है कि इसको पता था कि मैं भागने वाली थी। और फिर मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने डिसीजन को चेंज कर लिया और मैं यहाँ से नहीं गई। और फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें ये सारी बात पता थी कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ? उसकी ये बात सुन के वो मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि जाकिया मेरे हाथों से परे है? उसकी हर एक चाल नापी तुली थी और वो भी मेरे हाथों से। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मेरे हाथों से ही हुआ। और सच कहूँ तो मैं तो यही चाहता था कि तुम यहाँ से चली जाओ, मगर तुम यहाँ से गई ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना ना चाहिए था? और मुझे तो 1% भी तुम्हारे यहाँ रहने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। और ये बात सुन के आशीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर वो कहती है कि मेरी यहाँ पे रहने की बहुत सारी वजह हो सकती है। ये सुन के वर्मन कहता है कि हाँ, मुझे ये मत कहना कि कहीं सच में तुम खुद को राकुन की ईरा मान चुकी हो। क्या सच में? और ये बात सुन के आशीना कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और वो कहती है अगर ये सच भी है तो फिर क्या? और तभी वर्मन कहता है कि क्या मजाक कर रही हो? मुझसे ज्यादा उस इंसान को कोई नहीं जानता। जरा एक बात तुम खुद सोच समझ कर बोलना, जिस इंसान के पास दुनिया की हर एक चीज हो, क्या वो एक लड़की के लिए मरता फिरेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी जिंदगी में कोई और आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर कहता है कि मैं तो चाहता था कि तुम यहाँ से चली जाओ। और मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ, इसका यहाँ से चले जाना ही सही था ना। शायद मुझे भी थोड़ा यही एहसास होता कि ये अब मेरे सामने नहीं है और मेरे जज्बात थोड़े काबू में रहते, मगर इसके सामने आ जाने से फिर से वही ख्याल शुरू हो चुके हैं। और ये बात सुन के गुस्से से आशीना कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? और तभी वर्मन कहता है कि अगर मैं बता दूं कि मुझे तुमसे क्या चाहिए तो क्या तुम मुझे वो दोगी? और ये सुन के वो कहती है नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। और फिर वर्मन ये बात सुन के कहता है कि अगर तुम कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही हो, फिर तुम्हें ये बात बताने का मुझे कोई मतलब नहीं है। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन को तो गुस्सा आने लगता है और कहती है कि ये क्या मेरे साथ खेल रहा है। और फिर गुस्से से कहती है कि अब तुम्हारी धमकी मुझ पे नहीं चलेंगी, इसलिए फालतू की बातें करना बंद करो। और तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि राकुन तुम पे भरोसा करता है? यकीन मानो, बड़े बड़े लोग अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करते, और ये भरोसा अगर एक दिन टूटा तो क्या होगा, समझ सकती हो ना तुम। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। और तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, हसीना, जिसे सुन के वो चौंक जाती है कि ये आवाज तो राकुन की है ना, क्या उसने मुझे देख लिया। और तभी वो पीछे पलट कर देखती है तो राकुन उसके पीछे खड़ा होता है। और तभी वो समझ जाती है कि ये सारी वर्मन की चाल थी, और वो एकदम से डर जाती है। और फिर वो कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है राकुन। और उसकी ये बात साफ पता चल रही थी कि वो घबरा रही है। और तभी वर्मन कहता है कि महाराज आपकी जय हो, कैसे हैं आप, ठीक है? लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। और तभी पसीने में लथपथ होकर हसीना कहती है, देखो तुमने जो जो देखा है ना, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उसने मुझे जानबूझ के रोका था, तुम समझ रहे हो ना, मैं जो कह रही हूँ तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो ना। और तभी राकुन लाल लाल आंखें दिखाकर मन ही मन सोचने लगता है उस पल को जब हमारी हीरोइन वापस आई थी और उसने राकुन के करीब आकर कहा था कि हम दोनों के बीच की जो राज की बातें हैं, क्या वो हम दोनों के बीच में रह सकती हैं। और तभी राकुन ने कहा था कि हाँ बिल्कुल। और मन ही मन फिर सोचने लगता है बेही कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि यकीन रखो, मुझे तुम पे भरोसा है। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने नूर को रिहा किया है और मेरे पास भेजा है? और ये बात सुन के राकुन कहता है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया। और फिर हमारी अशीना बड़े ही प्यार से कहती है, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर राकुन बताता है कि इसका यही कारण था कि जब कोई अपना पास होता है तो मन लगता है, फिर वो जगह भी अच्छी लगती है और रहने का भी मन करता है। इसलिए मेरा यही मन हुआ कि शायद तुम्हें नूर के साथ अच्छा लगता है, इसकी वजह से तुम दोबारा भागने की कोशिश ना करो। उसकी ये सारी जेन्युइन बातें सुन के हसीना सोचने लगती है कि ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है, इसकी आंखों से और इसके एक्शन से साफ पता चलता है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में ये सब सोचने के लिए, यकीन मानो मैं बहुत जल्द तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगी। और तभी फिर राकुन कहता है कि तुम क्या मेरा एक काम करोगी? और वो कहती है कि क्या? और फिर हमारे राकुन कहते हैं कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा दावत होने वाली है और यहाँ पे अनुयायी आने वाले हैं क्रॉमवाल के। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि वो सही इंटेंशन के साथ मेरे पास आए हैं कि नहीं, क्योंकि तुम वहाँ के कुछ लोगों को तो जानती होगी ना। मुझे पता चल जाएगा कि उनका इरादा पेशियन को लेके कैसा है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि अगर उन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी, मैं वहाँ पे कैसे जा सकती हूँ? और तभी राकुन कहता है तुम अपना चेहरा ढक लेना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और तभी राकुन कहते हैं कि हाँ, ये हुई ना अच्छी बात, माई स्वीट लिटिल गर्ल। और उसके बालों को उसके कान के पीछे की ओर करने लगते हैं और हमारी हीरोइन के तो गाल ही लाल हो जाते हैं हमारे राकुन को करीब देखकर। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि सच में ये इंसान का जादू मुझ पे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही है। आशीना, खुद को संभाल, खुद को संभाल, ऐसा नहीं चलेगा। और फिर रात का वक्त देखते हैं जब चाँद पूरी अपनी चांदनी पे होता है और
देखते हैं कि हमारे ईयान अपने कपड़े बदल रहे होते हैं और तभी वो पूछते हैं कि निजान तुमने अपने कपड़े चेंज कर लिए कि नहीं। और तभी निजान गुस्से से कहता है कि हे भगवान, इन्हें कैसे पहना जाता है, मुझसे तो ये पहने ही नहीं जा रहे हैं, जल्दी करो बताओ। और तभी ईयान कहता है कि तुम फटाफट करके इन्हें मैनेज करके आ जाओ, जब तक हमारे दूत आते हैं हमें निकलना होगा। और तभी दोनों जाते वक्त बातें करते हैं और निजान कहता है कि आखिर राजा को यहाँ पर संधि का ये प्रस्ताव भेजने की क्या जरूरत थी। और तभी ईमान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने सबसे अलग और दुश्मन राज्य की ओर जाकर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ खराबी हो, हमें इनसे डर के रहना चाहिए। और तभी निजान कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर यहाँ का ऑरा कुछ अजीब है, जैसे बहुत सारे लोग इस सत्ता को छीनना चाहते हैं। और ईमान कहता है कि हाँ सही कहा। और फिर हमारा निजान कहता है कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। और ईमान कहता है कि मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, जब तक युद्ध ना हो तब तक कुछ नहीं, हमें बस प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। और दोनों ये बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी खूबसूरत सी दावत के लिए हमारी हीरोइन को तैयार किया जाता है। मेड उसे तैयार करने में लगी हुई होती है, उसके चेहरे पर तो आज अच्छे से पाउडर वाउडर लगा के, उसके बालों में कंघी करके बड़े ही प्यारे प्यारे फूल लगाए जाते हैं ताकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। मतलब कि पूरा का पूरा श्रृंगार तो आज हमारी अशीना के लिए ही बना हुआ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब वो तैयार होती है। और एकदम से उसे आवाज़ आती है आशीना। ये आवाज़ सुन के वो एकदम से दूसरी ओर देखने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है ये कोई और नहीं राकुन है। और राकुन भी आज काफी अच्छा लग रहा होता है। पूरे दावत के लिए तो आज वो ऐसे तैयार हुआ था मानो वो दुल्हा बन के आया हो। और तभी हमारी हीरोइन उसके पास जाने लगती है और कहती है कि तुम आ गए। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ। और तभी फिर वो कहती है कि देखो तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ, फिर से तुम मुझ पे फिदा हो जाओगे ना आज। और ये बात हमारी हीरोइन की सुन के राकुन उसे देखकर कहता है कि हाँ ठीक ठाक तो लग रही हो। और ये बात सुन के अशीना बाकी औरतों की तरह मुंह बना लेती है और कहती है कि क्या है, मेरी तारीफ ही नहीं की, मैं तो इतनी खूबसूरत लग रही थी। और उसका ये रूप देखकर हमारे राकुन पूरे मजा लेते हैं और फिर उसके करीब आकर कहते हैं कि सच में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और आज क्या, मैं तो जब भी तुम्हें देखता हूँ और गहराई से तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। और उसकी ये बातें सुन के हमारी हीरोइन के गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। बेचारी का कोई हाल नहीं है। और तभी फिर दोनों वहां से निकलने के लिए खड़े हो जाते हैं कि अब चलते हैं। और तभी राकुन अपने मन ही में ये सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ इसने अपना चेहरा ढका हुआ है, कोई इसे इतना खूबसूरत रूप में नहीं देख सकता। सच कहूँ तो वर्मन की हालत मैं समझ सकता हूँ, जिस तरीके से वो हसीना को देख रहा था, वो आंखें मैं बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ कि वो किस नज़र से आशीना को देख रहा था। और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो कि मेरा प्यार किसी की भी नज़रों में आए। मेरा बस चले तो मैं तो इसे कैद कर लूं और इसे अलग ही एक कमरे में और अपने पास रखूं, यहाँ पर कोई भी इसे देख ना पाए। और फिर वो आशीना की तरफ देखकर कहता है कि अब हम दोनों तैयार हैं तो आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग दावत की ओर चलते हैं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ ठीक है चलते हैं। और फिर दोनों निकल पड़ते हैं दावत की ओर जाने के लिए। और दावत में तो बड़े ही शानदार और जानदार चीजें होती हैं, सब तरफ झिलमिल हो रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि ईमान भी आकर अपनी जगह पे बैठ चुका होता है, उसे भी दावत की चीजें पेश की जाती हैं। सारे लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे होते हैं और सारा माहौल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है।
हर तरफ जानदार और शानदार चीजें होती है। जाम का और शाम का काम तो तैयार होता है, साथ ही बहुत ही खूबसूरत पकवान बनाए जाते हैं मेहमानों के लिए और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर नासिर को टेंशन होती है कि अक्खा चीफ यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं आए हैं, और उसकी चेयर खाली और उसके साथ वालों की भी चेयर खाली थी। और ये सोचकर वो मन ही मन सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अक्खा उसके पास आए थे और उन्होंने कहा कि वो राकुन से कोई बात करना चाहते हैं। और इधर हम करीम को भी देखते हैं जो कि अपने पापा की जगह पे वहाँ पे आया होता है और फिर वो करीम से बातें करते हुए कहता है कि उसने कहा था कि वो अकेले में मिलना चाहता है राकुन से, शायद कोई ज़रूरी बात करनी थी, मगर क्या वो इस बारे में नहीं जानता। शायद कुछ तो हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। उन दोनों की बातें सुनते हुए वहां से वर्मन उनके पीछे से निकलता है और फिर आगे चलकर वो पलट कर देखता है, मानो कहीं ना कहीं ये बात उसके साथ रिलेट कर रही हो। फिर भी वो उसको इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ता है और आए हुए क्रोमवाल के दूतों से कहता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस दावत को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। और किसी को अपने पास आता हुआ देख दूत खड़े हो जाते हैं और ईमान कहता है कि जी अच्छा लगा यहाँ पर। मेरा नाम है इयान अस्थितिया। आप उम्मीद करते हैं कि ये नाम आपने सुना होगा। और तभी वर्मन अपने मन में सोचने लगता है उस बंदे के बारे में जो कि आकर कहता आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया है, वो कोई आम इंसान नहीं है, आपको 2 बार सोचना चाहिए था। और फिर वो उसे देखकर सोचने लगता है कि हाँ सच में इनका ऑरा आम नहीं है, ये सच में खास है। और फिर कहता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम है वर्मन, मैं मस्कट का वजीर हूँ। और फिर उसे देखकर ये भी सोचने लगता है कि ये बिल्कुल आशीना को रिसेंबल करता है, सच में ये एक ही जगह के हैं, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और फिर वहाँ पर एकदम से पीछे हट के कहता है कि आप इंजॉय कीजिए, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताइएगा। और यान कहता है जी ज़रूर, और ये कहकर वो बैठ जाता है। और फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से एंट्री होती है हमारी हीरो हीरोइन की, जिन्हें देखकर सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और हमारे बेही और हमारी आशीना तो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं मानो कि सच में कोई एक जोड़ी आसमां से उतरकर आज ज़मीन पर आई हो। वो दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं अपनी सीटों की तरफ, और ये सब कुछ देखकर उनका हाथों में हाथ वर्मन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उससे तो ऐसे हो रहा होता है जैसे उसकी प्यारी चीज किसी ने छीन ली। और तभी राकुन अपनी जगह पर बैठता है और सबको अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है। हमारी आशीना भी एक तरफ बैठी हुई होती है और वो हल्के से पर्दे के पीछे होती है ताकि वो बाकी गेस्टों को भी देख सके अच्छे से। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मगर जो क्रोमवाल से दूत आए हैं वो कहाँ पर बैठे हैं, मुझे कहीं पर दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि हॉल ही बहुत बड़ा होता है। और तभी राकुन भी पीछे पलट कर देखता है कि हमारी हीरोइन क्या कर रही है, और वो तो सबको स्कैन कर रही होती है, क्रोमवाल के कहाँ है, क्रोमवाल के कहाँ है, मेरी नज़र वहाँ पे टिकनी चाहिए, क्रोमवाल के कहाँ है। और फिर एकदम से उसकी नज़र चली जाती है ईयान पे, और ईयान उस वक्त ड्रिंक कर रहा होता है, जिसे देखकर तो वो चौंक ही जाती है, मतलब कि ये क्या ईयान, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसे अपना पुराना वक्त याद आता है कि ये तो उसके मामा जी हैं जो उसे बचपन में खिलाया करते थे, और वो यहाँ पे इस वक्त। और वो तो एकदम से यही सोच रही होती है कि हे भगवान, कहीं वो मुझे पहचान तो नहीं लेंगे। और इधर राकुन कहता है कि अब हमें जश्न शुरू करना चाहिए। और फिर आन को देखकर कहते हैं कि आपको दावत अच्छी तो लगी। और यान कहते हैं कि जी हाँ, हमें ये दावत बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इतना भव्य स्वागत करने के लिए। और वो राकुन की तरफ बड़ी खुशी से देख रहा था
और हमारी आशीना की तो जान निकल रही थी, मुझे मत पहचानना, मुझे मत पहचान। राकुन और आशीना पहुंच जाते हैं महफिल के अंदर, जहां पर बहुत ही ज्यादा मजे से सारे इंजॉय कर रहे होते हैं। इस दावत में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है, हर तरफ जश्न का माहौल हो रहा होता है और सब लोग हंसी खुशी के साथ इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब राकुन और हमारी आशीना अपने आसन पर बैठते हैं और हमारी आशीना तो बस एक ही काम पे लगी होती है, जो कि काम राकुन ने उसे सौंपा होता है कि क्रॉमवाल से आए हुए दूतों को वो देखे और पहचाने कि वो दुश्मन है या दोस्त। और इन सब की तलाश में वो इधर उधर घूम कर अपनी आंखों को दिखा रही होती है कि कहाँ रुकना है। और ये सब राकुन भी देख रहा होता है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। और तभी उसकी नजर पड़ती है सामने एयान पे, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई थी उस सामने वाले शख्स को देखकर, क्योंकि उसे याद आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके मामा जी हैं, जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये घूमने का सारा कुछ इन्होंने ही सिखाया है इन्हें। और तभी सिहाद हमारे ईमान से पूछते हैं कि आपको ये दावत कैसी लगी। ये सारी दावत हमने आपके लिए तैयार की है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। और तभी ईमान कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। और तभी हमारे राजा जी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा। और तभी ईमान कहता है कि जी हजूर, जैसा आप कहेंगे वैसा। और ये सब बोल के एकदम से उसका चेहरा निराश सा हो जाता है, जैसे वो एक गहरी सोच में हो। और फिर वो एकदम से ये सोचने लगता है कि आशीना ये आखिर कर क्या रही है यहाँ पर। और इससे हमें साफ पता चलता है कि वो पहचान चुका है इसे। और तभी फिर वो पास आते ईमान को देखकर कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और ईमान कहता है कि जी हजूर, पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप। और फिर वो कहता है कि वो जो राकुन के पास बैठी है वो कौन है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। और तभी ईमान कहता है, अच्छा आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो ईरा है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ईरा का मतलब होता है हमारे राजा की प्यार करने वाली प्यार सखी। और ये बात सुन के वो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्या सच में। वो कहता है हाँ, ये सच है। और फिर वो कहता है माफ़ करना, मुझे कुछ अजीब लगा वो नॉर्थ की एक लड़की को यहाँ पे देखकर। और फिर वो घूर कर देखने लगता है आशीना को कि तुमने खुद को ये किस मुसीबत में डाल रखा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मन तो कर रहा है अभी तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें उस सिंहासन से नीचे ले आऊं, मगर ये हमारा राज्य नहीं है, मुझे सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। और उधरी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निजान का भी खाना उसके हाथ से छूट जाता है जब उसकी नज़र पड़ती है आशीना पर। और फिर वो ईमान को देखने लगता है और कहता है कि मैं भूत तो नहीं देख रहा ना, ये तो वही है ना। और तभी ईमान भी इशारे से कहता है कि हाँ, ये वही है। और फिर वो कहता है, क्या सच में? तो अब तुम क्या करने वाले हो इसका यहाँ पे, मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ठीक तो हो ना। और तभी मन कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, अब मुझे सब कुछ सोच समझ के ही करना होगा। और वो एक गहरी सांस लेता है ये सब कुछ सोचकर। और इधर हमारी हीरोइन यही दुआ कर रही होती है, इसने मुझे पहचाना तो नहीं, शुक्र है यहाँ पे सब कुछ शांत है, बस कोई भी ना पहचाने। हर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सब अपने अपने कमरों में पहुंच चुके होते हैं। और हमारी हीरोइन, जो कि अब एक बिल्कुल ही महारानी की तरह ट्रीट किया जाता है उसे, उसकी दासियां आकर उसे उसका नाइट गाउन पहनाती हैं। और हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, मगर तभी अचानक से उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं और वो सोचने लगती है कि इतने सारे दूत हैं,
इन सब में यान को ही यहाँ पे क्यों भेजा गया? इतने बड़े शख्स को पेसियान में भेजने का क्या मकसद है? मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे चल क्या रहा है। क्रॉमवाल में ऐसा क्या हो रहा है कि उसे यहाँ पे भेजा गया? किसी को भी भेज सकते थे। वो अपनी यादों में ही गुम थी कि तभी उसे अपनी खिड़की के पास एक परछाई सी नजर आती है और ये देख के वो घबरा जाती है कि ये तो कोई शख्स लग रहा है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है? वो खुद को काबू में करती है और फिर वो कहती है कि क्या वो कुछ देर बाहर जा सकती है, और तभी वो कहती है कि माफ कीजिएगा मगर अब रात बहुत हो चुकी है, अब इस वक्त आप बाहर जाएंगी तो आपके लिए सही नहीं होगा। और तभी हीरोइन सोचने लगती है कि सच में मेरे भागने का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि अब सब लोग डरते हैं, मैं इसे कसूरवार नहीं कहती। और फिर वो कहती है ठीक है, तो क्या तुम मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी दे सकती हो? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, क्या इतना कर सकते हैं हम? और तभी नूर ये बात सुन के दूसरी दासी को देखने लगती है और फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है, हम बाहर से ध्यान रख लेंगे। और ये कहकर फिर नूर कहती है कि हम यहाँ से निकलते हैं। और उनके जाने के बाद हमारी हीरोइन एक त्रिशूल लेकर, ये दुख तो त्रिशूल ही रहा है, अब इनकी भाषा में क्या है आई डोंट नो, तो वो उस डंडे को लेकर वो उसके अंदर दरवाजे के डाल देती है ताकि कोई भी आसानी से उस दरवाजे को ना खोल पाए। शायद वो जानती थी कि ये कौन है। और तभी फिर वो पीछे की तरफ देखकर कहती है कि जो कोई भी है सामने आ जाए। और उसकी ये बात सुन के तभी खिड़की पर दस्तक होती है और वो शख्स बंद खिड़की की साइड पर बैठ जाता है। और हमारी हीरोइन पलट कर देखती है कि आखिर ये है कौन। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं निजान होता है, जो कि आकर कहता है कि हेलो, बहुत देर के बाद मिले हैं हम, है ना किडो? और उसे देखकर हमारी हीरोइन कहती है निजान, निजान तुम आए हो यहाँ पर? और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। मगर अफसोस की बात ये है कि शीशे वाली खिड़की की वो दूसरी तरफ होता है यहाँ। और फिर वो कहता है कि तुम आखिर ऐसी जबरदस्त जगह पर कर क्या रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ पे आते हुए? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि ये बहुत सारी लंबी बातें हैं, मैं नहीं कर सकती ऐसे। और फिर वो कहता है कि चलो, ईमान ने तुम्हें बुलाया है। और फिर वो कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, तुमने देखा नहीं खिड़की लगी हुई है। और फिर वो अपने हाथों से इशारा करके कहता है जरा पीछे की ओर हटो। और ये बात सुन के वो पीछे की ओर हट के घबरा जाती है और कहती है कि तुम करने क्या वाले हो? और तभी वो एकदम से अपने हाथ से उस शीशे को तोड़ देता है, यानी कि खिड़की को तोड़कर वो अंदर आ जाता है। और हमारी हीरोइन देखने लगती है ये क्या कर दिया तुमने? और बाहर से दासियों की आवाज आने लगती है अंदर कुछ हुआ है क्या? ईरा, ईरा, हम लोग अंदर आए, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आपकी कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? और वो पीछे पलट कर देखती है और तभी इधर निजान कहता है कि चलो, हमारे पास वक्त नहीं है, ईमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है उसे लेकर जाने के लिए वहां पर। और ये सब कुछ एकदम से हुआ, हमारी हीरोइन को कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो तो बस ये देख रही थी यहाँ पे हो क्या रहा है। बार पीछे से नूर आवाज लगा रही है और इधर से निजान उसे लेकर जा रहा है। और फिर एकदम से वो सोचने लगती है कि क्या इस तरीके से मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी? क्या सच में यही अंत होने वाला है मेरा? नहीं। और फिर वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे साथ इस वक्त नहीं जा सकती। देखो, फिलहाल तुम मेरे लिए एक काम करना, ईमान को कहना कि मुझे देखकर ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो मुझे नहीं जानता है। और ये बात सुन के निजान कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे मामा कितने संकी हैं? उन्हें कितना बुरा लगेगा ये सारी बातें सुन के। क्या तुम सच में ये सब बर्दाश्त कर पाओगी? और फिर वो कहती है कि देखो, मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। और फिर वो कहता है समझा दोगी? और वो भी उसे? सच में? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें उनका पता नहीं है?
और तभी वो कहती है कि हाँ हाँ मैं खुद हैंडल कर लूँगी, मैं उन्हें दोबारा मिलने की कोशिश करूँगी, मगर इस वक्त के लिए तुम जाओ, प्लीज़ यहाँ से जाओ, और मेरा मैसेज ज़रूर दे देना कि वो मुझे सबके सामने अनजान होने का नाटक करे। और तभी फिर वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, 1 मिनट रुको। और फिर वो एक रिंग को निकालता है, निकाल कर कहता है कि मुझे ईमान ने कहा था कि जा तो मैं तुम्हें ले आऊँ, नहीं तो मैं तुम्हें ये सौंप दूँ। और ये उसको पकड़ाते हुए वो अपना हाथ पीछे की ओर करता है। और उस रिंग को देखकर हमारी हीरोइन कुछ अजीब से एहसास में डूब जाती है कि ये सब क्या है। ये तो रिंग है ना, ये तो अस्थितिया की पूर्वजों की रिंग है और ये उनके वारिसों को दी जाती है, तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं। और एकदम से उधर दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है गार्ड की तरफ से, जो कि डंडा बेचारी ने बीच में फंसाया था वो भी चकनाचूर हो जाता है। और सब के सब एंटर करते हैं और कहते हैं कि क्या हीरा आप ठीक तो हैं, यहाँ पर क्या हुआ। और तभी हमारी हीरोइन, जो कि इस वक्त अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, उस रिंग को लेकर उनकी तरफ देखने लगती है और स्पीचलेस हो जाती है कि ये खिड़की कैसे टूटी। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है बाहर की हवा आज कुछ ज़्यादा तेज चल रही है, जिसकी वजह से ये खिड़की टूट गई। किसी का कसूर नहीं है ना। सच में बातें बनाना तो कोई अशीना से सीखे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आन बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि क्या अशीना ने तुम्हें ये सब कुछ कहने को कहा है। और फिर वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यही सारा मैसेज है तुम्हारे लिए। और फिर वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि सच में मैं क्या करूँ इस लड़की का। मुझे ये पता है इसे मुसीबत मोह लेना अच्छा लगता है और घूमना अच्छा लगता है, मगर इस वक्त इसका यहाँ पे होना, वो भी ईरा के रूप में, ये कुछ अजीब है। और वो मुझे चाहती है कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ना दूँ, तो इसका मतलब कि वो सब कुछ खुद संभालने की कोशिश कर रही है। आखिर वो क्या संभालने की कोशिश कर रही है? क्या उसे एहसास भी है कि ये दुश्मन का राज्य है, और वो दुश्मन का राजा जिसके पास बैठी थी वो कितनी बड़ी मुसीबत में है, क्या वो सोच पा रही है? हाँ। और तभी निशान कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्या है आगे का प्लान तुम्हारा इस सारी सिचुएशन को लेकर। और फिर ईमान कहता है कि क्या कर सकता हूँ, अब तो मुझे उसका इंतज़ार ही करना होगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत सारे जवाब चाहिए, बहुत सारे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राकुन ये संदेश सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, कमरे की खिड़की टूट गई, ऐसे कैसे। और तभी वो कहता है कि पता नहीं, सब लोग वहीं पे मौजूद थे और वहां पर कोई शख्स नहीं था। ये सारी बातें सुन के राकुन कहता है कि अच्छा, अशीना ने क्या कहा, अशीना से पूछा गया। और फिर वो कहता है कि हाँ, अशीना ने कहा कि बहुत तेज़ ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा थी कि खिड़की कब टूटी मुझे तो पता ही नहीं चला, सच में देखो तो चकनाचूर हो गया सब। और उसका ये जवाब सुन के राकुन का तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये मतलब बिना पैरों की बातें क्यों करती। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को समाप्त कर रहे हैं। और मैं नेक्स्ट एपिसोड जो लेकर आ रही हूँ वो मैरी पी साइको को लेकर आ रही हूँ। उसके बाद फिर मैं लेकर आ रही हूँ द हाई सोसाइटी के। कोशिश करूंगी इनके थोड़े बड़े एपिसोड लेकर आऊँ ताकि ये जल्द से जल्द फिनिश हो सके। और फिर अगली बार हम द एज ऑफ एरोगेंस, बस्तियाँ और कैमिलिया और बाकी सब भी जो चल रहे हैं मैनहुआ, उनके पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, और मेरा साथ ऐसे ही देते रहें और मेरी वीडियोस को आगे ज़रूर फॉरवर्ड किया करें ताकि और लोग भी इसका लुत्फ उठा सकें। और कीप सपोर्टिंग मी गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।